नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 147, जिसमें हम एनायनिक गैप के बारे में पढ़ेंगे। एनायनिक गैप का मतलब होता है कि आप केटाइंस में से एनाइंस को माइनस कर देते हो। जो डिफरेंस होता है मेरिट केटाइंस और एनाइंस का, इसको हम एनायनिक गैप कहते हैं। एनायनिक गैप के फॉर्मूला के अंदर अगर पोटाशियम के बगैर लेंगे तो हम सोडियम में से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को पहले ऐड करेंगे और उसको सोडियम में से माइनस कर देंगे। अगर तो पोटाशियम के साथ हमने एनायनिक गैप लेना होता है तो पहले हम सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे और फिर सोडियम पोटाशियम की कंसंट्रेशन में से बाइकार्बोनेट और क्लोराइड की कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे। हमने अब एक एमसीक्यू दिया हुआ था कि आपने एनायनिक गैप कैलकुलेट करना है। बाइकार्बोनेट जिसका 15 है, सोडियम 135 है, क्लोराइड 100 है और पोटाशियम 4 है, तो आंसर इसका 24 होगा। अब कैसा आंसर इसका 24 होगा? इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि अगर एक हमें पता है कि जो सोडियम है वो 135 दिया हुआ है, पोटाशियम उसका 4 दिया हुआ है, तो 135 + 4 139 हो जाएगा। क्लोराइड 100 दिया हुआ है, बाइकार्बोनेट 15 है, तो 100 + 15 115 हो जाएगा। तो 139 में से जब 115 को माइनस करेंगे तो 24 आंसर आएगा। ऑल्सो रिमेंबर दैट डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और साथ आपका नॉर्मल एनायनिक गैप होता है। ठीक है, डायरिया के अंदर एसिडोसिस होती है लेकिन नॉर्मल एनायनिक गैप होता है। स्वेयर डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और नॉर्मल एनायनिक गैप होता है। जब भी डायरिया होगा तो उसमें आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो होगी लेकिन आपका एनायनिक गैप नॉर्मल होता है। अब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशंस पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले तो ये पढ़ लिया कि डायरिया के अंदर आपको नॉर्मल एनायनिक गैप वाला मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस आपकी बारबिट्यूरेट्स की पॉइजनिंग की वजह से होती है। बारबिट्यूरेट्स की पॉइजनिंग की वजह से रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाती है और इंपॉर्टेंट कॉजेज़ यहाँ पे एसिडोसिस और अल्कलोसिस की बताएंगी हैं। और साथ हम पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस दो तरह की होती है, एक इसमें जिसमें एनायनिक गैप नॉर्मल होता है और एक जिसमें आपका एनायनिक गैप ज़्यादा होगा। नॉर्मल एनायनिक गैप का मतलब होता है कि आपका एनायनिक गैप नॉर्मली 8 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जो एनायनिक गैप जब 12 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कि आपका एनायनिक गैप इंक्रीज कर गया है। इसका जो निमोनिक है वो है मड पाइल्स और जो नॉर्मल एनायनिक गैप है उसका निमोनिक है सी हार्ड एस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका एनायनिक गैप होता है ना, इसमें आपके माइड एनाइंस और केटाइंस का डिफरेंस होता है। जब आप केटाइंस में से एनाइंस को माइनस कर दो उसको हम एनायनिक गैप कहते हैं। एनायनिक गैप के फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले एक आता है पोटाशियम के बगैर, जिसमें से हम सोडियम में से माइनस कर देंगे क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को। अगर पोटाशियम 7 होगा तो आप पहले सोडियम और पोटाशियम को ऐड करोगे, उसमें से माइनस कर दो क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को। अब एक पेशेंट था, उसके यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है कि उसका बाइकार्बोनेट 15 है, सोडियम 135 है, क्लोराइड 100 है, पोटाशियम 4 है, तो आंसर 24 होगा। आंसर 24 कैसे होगा कि हमें पता है कि जो पहले हम सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे, सोडियम 135 था, पोटाशियम 4 था, उसको तो 139 हो जाएगा। उसके बाद क्लोराइड की कंसंट्रेशन 100 थी और जो बाइकार्बोनेट था वो आपका 15 था, तो 115 हो जाएगा। 139 में से 115 को माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। और ऑल्सो ये बात याद रखनी है कि जब आपको स्फेयर डायरिया होता है तो उसका आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है लेकिन एनायनिक गैप नॉर्मल होता है। डायरिया के अंदर आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है लेकिन एनायनिक गैप नॉर्मल होता है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है बारबिट्यूरेट्स की पॉइजनिंग के अंदर। अब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह की मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, जिसमें एनायनिक गैप ज़्यादा होता है और एक वो जिसमें एनायनिक गैप नॉर्मल होता है। नॉर्मल एनायनिक गैप आपका 8-12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है और जो इंक्रीज एनायनिक गैप होता है वो 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होता है। अब इंक्रीज एनायनिक गैप का जो निमोनिक है वो है मड पाइल्स। एम से आ जाएगा आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले पेशेंट्स में, एम से आ जाएगा आपका मिथाइलिन, मेथनॉल आ जाता है। मेथनॉल में आपका फॉर्मिक एसिड आता है। एम से मैथनॉल, फॉर्मिक एसिड। यू से यूरेमिया, डी से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मड हो गया। पी से आ जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, आई से आ जाता है आयरन टैबलेट्स या आइसोनियाजिड जो ले रहे होते हैं। एल से आ जाता है लैक्टिक एसिडोसिस, ई से आ जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल और एस से आ जाता है आपकी सैलिसाइक्लेट्स लेट देर से जो है, जब आप बहुत अरसे से अगर कोई सैलिसाइक्लेट्स ले रहा होगा तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। इसका एनायनिक गैप 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होगा। अब जो नॉर्मल एनायनिक गैप होता है उसका निमोनिक है सी हार्डेस्ट। सी हार्डेस्ट में सी से आ जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, एच से आता है हाइपर एलिमेंटेशन, ए से आ जाता है एडिसन्स डिजीज़, आर से आता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस RTA और डी से आ जाता है डायरिया। डायरिया में हमने पढ़ा था कि आपका नॉर्मल एनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। एसिडाजोलामाइड ए से, एस से स्पाइरोलैक्टोन और एस से आती है सिलाइन की इन्फ्यूजन। अब इसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं, जिसमें आपका नॉर्मल एनायनिक गैप होता है लेकिन आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। सी से आ जाता है सबसे पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स की वजह से आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है लेकिन नॉर्मल एनायनिक गैप होता है। एच से आ जाता है हाइपर एलिमेंटेशन के अंदर, ठीक है। आर से आ जाएगा, ए से आ जाएगा आपका एडिसन्स डिजीज़, आर से आता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डी से आता है डायरिया, उसके बाद ए से आता है एसिडाजोलामाइड, एस से आते हैं आपके स्पाइरोनोलैक्टोन और एस से आता है सिलाइन इन्फ्यूजन।
अब जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है ना, वो आपको लूप डायूरेटिक्स की वजह से होती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आपको लूप डायूरेटिक्स की वजह से होती है, और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम में या वॉमिटिंग के अंदर भी आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। एंड एसिड्स की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, और हाइपर एल्डोस्टीरोनिज्म के अंदर जब आपके एल्डोस्टीरोन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है। लूप डायूरेटिक्स की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, हाइपर एल्डोस्टीरोनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रही है, एंड एसिड्स के यूज़ की वजह से हो रही है, और वॉमिटिंग के अंदर जब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम वाली वमेंस होती है उनके अंदर भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी जब आपको कोई ना कोई लंग की डिजीज़ होगी। जब आपको एयर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाती है। एक्यूट लंग डिजीज़ होगी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। क्रॉनिक लंग डिजीज़ के अंदर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तमाम लंग डिजीज़ के अंदर चाहे वो एक्यूट हैं चाहे वो क्रॉनिक हैं, आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। ओपियाइड्स की वजह से, सेडेटिव्स की वजह से रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है, और जब आपके रिस्पायरेटरी मसल्स वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। अब रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है हिस्टेरिया में, जिसे हम पागलपन कहते हैं। हाइपोक्सीमिया में जब आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। और सैलिसाइक्लेट्स कि अर्ली जब आप सैलिसाइक्लेट्स अभी लेना स्टार्ट करते हो तो पहले आपको रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है जो कि नॉर्मल इनाइनिक गैप वाली होती है। उसके बाद ट्यूमर के अंदर आपको रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो सकती है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। अब यहाँ पे जो एमसीक्यू सबसे पहले कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम हो रहा है, साथ उसको हाइपोकैलीमिया हो रहा है, तो उसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। हमने पहले पढ़ा था कि जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम में या वॉमिटिंग के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम में आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, और साथ आपके पोटाशियम के लेवल भी ब्लड में कम हो जाते हैं। वॉमिटिंग की वजह से आपको हाइपोकैलीमिया होता है, आपके पोटाशियम के लेवल कम हो जाते हैं। अब जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है ना, वो आपको हाइपर एल्डोस्टीरोनिज्म में होती है। यस, हमने पढ़ा था हाइपर एल्डोस्टीरोनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रही है, लूप डायूरेटिक्स की वजह से हो रही है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम के अंदर हो रही है, और एंटासिड्स के यूज़ की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। अब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, आउटकम क्या होगा? हाइपोकैलीमिया। पोटाशियम के लेवल आपके कम हो जाते हैं जब आपको हाइपर एमेसिस होती है, साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। अब एसिडोजोलामाइड हमने पढ़ा था कि आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराती है, लेकिन इसमें आपको जो है ना वो हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराती है एसिडोजोलामाइड। एसिडोजोलामाइड आपके क्लोराइड के लेवल ज़्यादा कर देती है, हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है एसिडोजोलामाइड। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस आपकी हाई एल्टीट्यूड पे हो जाती है। अगर एक पेशेंट डीप सी डाइविंग करेगा, ड्रॉनिंग के अंदर आपकी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है। जितना आप डेप्थ में जाओगे आपको एसिडोसिस होगी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, और जितना आप हाइट पे जाओगे उतनी आपको रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी। हाइट पे जाने से रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका नीचे जाने से आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको डेप्थ में जब आप जाते हो तो आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको डायरिया के अंदर आपको जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से आपको डायरिया भी हो जाता है। और स्वे डायरिया हमने पढ़ा था कि स्वे डायरिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस नॉर्मल यानी गैप होती है डायरिया के अंदर, ठीक है। तो डायरिया के अंदर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। एस्मा के अंदर भी आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। हमने पढ़ा था जितनी भी आपकी एक्यूट लंग डिजीज है, जो क्रॉनिक लंग डिजीज है, सबके अंदर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है। तो एस्मा के अंदर भी आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। एसिडोसिस जिसमें आपका एनायनिक गैप नॉर्मल होता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स वाली एसिडोसिस के अंदर आपका नॉर्मल एनायनिक गैप होता है, जिसे हम एसिडाजोलामाइड भी कहते हैं। और एक बच्चा आया जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, उसका पोटाशियम लेवल जो 2.5 है, ठीक है। तो DKA का पेशेंट है, क्योंकि DKA बच्चों के अंदर होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, और पोटाशियम हाइपोकैलीमिया हुआ होगा, ठीक है, हाइपोकैलीमिया हुआ होगा। और हाइपोकैलीमिया एक और कंडीशन में भी हो रहा था जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में हो रहा था, जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम वाली जो वुमेन्स होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, उनके अंदर भी हाइपोकैलीमिया हो जाता है। और DK वाले पेशेंट को भी हाइपोकैलीमिया हुआ है, साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और बच्चा है। मसल फटीग जो होती है ना, उसकी वजह से आपको लैक्टिक एसिडोसिस होती है, और हमने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर भी आपकी इंक्रीज्ड एनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है, ठीक है। मसल फटीग के अंदर आपको लैक्टिक एसिडोसिस होती है। मसल फटीग के अंदर आपको लैक्टिक एसिडोसिस होती है। अब कौन सी ड्रग है जिसको आपने 24 घंटे पहले स्टॉप कर देना होता है सर्जरी से, ताकि आप लैक्टिक एसिडोसिस को प्रिवेंट कर सको? मेटफॉर्मिन को हम सर्जरी से 24 घंटे पहले स्टॉप कर देते हैं ताकि हम लैक्टिक एसिडोसिस को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। मसल फटीग जो होती है ना, वो लैक्टिक एसिडोसिस कराती है। मसल फटीग की वजह से आपको लैक्टिक एसिडोसिस होती है, और मेटफॉर्मिन को हम 24 घंटे पहले बंद कर देते हैं सर्जरी से, ताकि आपके लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ना हो।
डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर जो है ना वो एसिडोसिस होती है, ठीक है। वट विच ऑफ दीज कैन कॉज एसिडोसिस? डायबिटीज़ की वजह से हमने पढ़ा था कि आपको इंक्रीज इन आने गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होती है ना वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की वजह से भी हो सकती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि नॉर्मल इन आने गैप होता है और आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। एक पेशेंट आया जो कि एनाल्जेसिक्स का ओवरडोज ले रहा था, जिसमें आपकी साइक्लेट्स ही आती हैं, एक्सपीरियंस का उसमें हाइपर वेंटिलेशन हो गई, टेकिकार्डिया हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो गई है। तो ड्रग कौन सी होगी? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक के जो सैलिसाइक्लेट्स होते हैं उसकी वजह से आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस जाती है और इसी वजह से उसको हाइपर वेंटिलेशन हुई। पहले हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है, जिस वजह से वो हाइपर वेंटिलेट करेगा और टेकिकार्डिया होगा, उसके बाद उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होगी। जो ड्रग होगी वो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है वो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन के डिफेक्ट की वजह से होती है, ठीक है। जो टाइप 2 आपकी ट्यूबुलर एसिडोसिस है ना, जो आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स की एसिडोसिस जो टाइप 2 होती है वो उसमें अब आपका बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट आता है। अब ये बात लिखी हुई है कि जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है एक ऐसा डिसऑर्डर होता है रीनल ट्यूब्यूल्स का, ठीक है, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल इनानिक गैप हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, ठीक है। नॉर्मल इनानिक गैप, ठीक है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है इसमें आपको नॉर्मल इनानिक गैप हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। अब सबसे पहले इसमें आते हैं इसकी टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है और टाइप 4 होती है। अब टाइप 1 के अंदर क्या होता है? आपकी जो डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। जो टाइप 2 होती है वो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है और जो टाइप 4 होती है आपकी हाइपरक्लेमिक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है, ठीक है। टाइप 4 के अंदर आपके पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। टाइप 2 जो होती है आपकी प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है और जो टाइप 1 होती है वो डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। अब पहली जो टाइप 1 थी उसमें डिफेक्ट क्या आता है कि वो इंटरकलेटेड सेल्स की एबिलिटी डिफेक्ट होता है आपकी इंटरकलेटेड सेल्स की एबिलिटी के अंदर। सो नाउ व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज दैट के जो 3 तरह की आपकी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है, ठीक है। एक टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, टाइप 4 होती है। जो टाइप 1 होती है उसमें डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। जो टाइप 2 होती है उसको हम प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहते हैं और जो टाइप 4 होती है इसमें हाइपरक्लेमिक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। अब जो टाइप 1 होती है उसमें डिफेक्ट ये होता है, इसमें आपके इंटरकलेटेड सेल्स का डिफेक्ट होता है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ इंटरकलेटेड सेल्स की एबिलिटी के अंदर डिफेक्ट आता है। इनमें ये डिफेक्ट आता है कि ये हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कोई आपका बाइकार्बोनेट नहीं बनता है, कोई न्यू बाइकार्बोनेट नहीं आता है, क्योंकि आपके जो इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाता है कि वो हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट नहीं कर पाते हैं डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल्स के अंदर टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में। जो आपकी टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है इसमें आपको जो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है इसमें आपका प्रॉक्सिमल कॉर्नरी ट्यूब्यूल के अंदर इफेक्ट आता है कि आपके बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो एमसीक्यू भी यही था कि कौन सी ऐसी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की टाइप होती है जिसमें आपके बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। जो टाइप 2 होती है उसके अंदर आपके प्रॉक्सिमल कॉर्नरी ट्यूब्यूल के सेल्स के अंदर इफेक्ट आता है जिसकी वजह से आपकी बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। टाइप 1 के अंदर आपके इंटरकलेटेड सेल्स के अंदर इफेक्ट आता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन सीक्रेट नहीं होते हैं और कोई नया बाइकार्बोनेट नहीं होता है। अब जो टाइप 4 होती है जिसको हम हाइपरक्लेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कहते हैं, इसमें आपके एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। जब एल्डोस्टेरोन कम होता है तो आपके ब्लड के अंदर पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और जो अमोनिया की सिंथेसिस हो रही थी आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर, अमोनिया की सिंथेसिस होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर और जो अमोनियम आयन होता है उसकी एक्सक्रीशन कम हो जाती है। जो टाइप 4 आपकी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है इसमें बेसिकली आपको हाइपरकैलेमिया हो जाता है। हाइपरकैलेमिया क्यों होता है? क्योंकि आपके एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती है। एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती है तो आपके ब्लड के अंदर पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन आपके सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट कराता है आपकी बॉडी से, पोटाशियम के लेवल्स को कम करता है। लेकिन जब एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपके ब्लड के अंदर पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके जो अमोनिया की सिंथेसिस होती है प्रॉक्सिमल कॉर्नरी ट्यूब्यूल के अंदर और जो अमोनियम आयन की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है पीसीटी के अंदर। अब यहाँ पे बताइए कि जो टाइप 1 होती है जिसे हम डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहते हैं, इसके अंदर आपकी यूरिन की पीएच 5.5 से ज़्यादा हो जाती है। जो आपकी टाइप 2 जिसे हम प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो टाइप 2 होती है इसमें आपकी पीएच 5.5 से कम हो जाती है और जो टाइप 4 होती है उसमें भी आपकी 5.5 से कम हो जाती है पीएच। अब जो टाइप 1 थी उसमें आपकी पीएच 5.5 से ज़्यादा हो रही है यूरिन की और टाइप 2 और टाइप 4 के अंदर आप यूरिन की पीएच 5.5 से कम हो जाती है। सीरम पोटाशियम हाइपोकैलेमिया होता है टाइप 1 में भी, टाइप 2 में भी हाइपोकैलेमिया होता है, लेकिन टाइप 3 के अंदर हाइपरकैलेमिया होता है, पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं।
जो टाइप 1 होती है इसकी कॉज जो होती है इसमें एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी की वजह से या कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ जिनको होती हैं यूरिनरी ट्रैक की, अगर यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन है तो उनके अंदर डिवेलप हो जाती है टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, जिनके ऑब्स्ट्रक्शन होती है यूरिनरी ट्रैक की या फिर जिनको कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है यूरिनरी ट्रैक की या फिर एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी की वजह से भी आपको टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाती है। जो टाइप 2 होती है वो आपको फैंकनी सिंड्रोम के अंदर होती है और जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हो रहे होते हैं उनके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स वाले पेशेंट्स में या फैंकनी सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है जिसमें बाइकार्बोनेट आपका एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसमें यूरिन की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, हाइपोकैलीमिया होता है। जो आपकी टाइप 4 है जिसमें हाइपरकैलीमिया हो रहा है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर और एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती है, या आपकी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर एस इनहिबिटर्स वाले पेशेंट्स में ARBs एनसेड्स जो ले रहे होते हैं, ठीक है, जो आपके डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो ARBs और जो एस इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं और जो एनसेड्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। इनकी यूरिन की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, इसमें आपकी अमोनियम की एक्सक्रीशन जो होती है वो कम हो जाती है और हाइपरकैलीमिया हो जाता है। अब जो यूरिन की पीएच अगर 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, डिस्पाइट लो प्लाज्मा अमोनिया, ठीक है, टाइप ऑफ हिड्रोसिस रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1, अगर तो यूरिन की पीएच 5 से ज़्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ जो टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है इसमें यूरिन की पीएच 5.5 से ज़्यादा हो जाती है। अब 4 महीने का बच्चा आया इमरजेंसी के अंदर जिसकी एसिडिक पीएच है, मतलब उसकी सोडियम 1.145 है, सोडियम बढ़ा हुआ है, पोटाशियम कम है, डायग्नोसिस क्या होगी, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गई जिसकी वजह से उसके सोडियम के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और पोटाशियम के लेवल कम है, ठीक है। हाइपोकैलीमिया होता है ना, हमने पढ़ा कि फैंकनी सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर और जो कंजेनिटल डिफेक्ट जिनको यूरिनरी ट्रैक का होता है उसके अंदर हाइपोकैलीमिया होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। अब 3 मंथ्स ओल्ड बेबी आया है जो बहुत ज़्यादा इल है, उसकी पीएच जो है वो 7.2 है, पीएच कम है, बाइकार्बोनेट उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो भी कम है, पीएच भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, जो बाइकार्बोनेट है वो आपका 14 है, ठीक है, बाइकार्बोनेट भी कम है, सोडियम उसका 142 है और पोटाशियम जो उसका 2.5 है, हाइपोकैलीमिया हुआ है, सोडियम उसका ज़्यादा हुआ है, तो डायग्नोसिस क्या होगी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब जो टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है इसमें आपके बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। एक पेशेंट आया जिसको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस थी, उसका यूरिन का जो पीएच था वो 5.4 थी। जो पेशेंट का यूरिन कैन नॉट बी मेड अल्कलाइन इवन बाय गिविंग द बाइकार्बोनेट, टाइप ऑफ रीनल एसिडोसिस टाइप 2, ठीक है, ऐसा पेशेंट जिसकी जो यूरिन की पीएच है वो 5.4 हो, मतलब 5.5 से कम हो, एसिडिक पीएच हो जाए यूरिन की, और अगर आप उसको बाइकार्बोनेट दे भी दो तब भी उसका यूरिन जो है वो अल्कलाइन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर आपका जो यूरिन होता है वो आपका एसिडिक हो जाता है, उसकी पीएच 5.5 से कम हो जाती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आपका एब्जॉर्ब नहीं होता, आप उसको जितना मर्जी बाइकार्बोनेट दे दोगे क्योंकि बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उसको टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी। अब इसमें क्या है कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिन pH less than 5.4 even when challenged with ammonium is found in distal renal tubular necrosis type 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बॉडी की इनएबिलिटी है कि आप यूरिन की पीएच को 5.4 से कम कर दो, ठीक है। अब उसमें क्या था कि आपकी यूरिन की जो पीएच थी वो 5.4 थी, ठीक है। अब आपकी पीएच 5.4 से कम हो ही नहीं रही है, ठीक है, मतलब आपकी 5.4 से ज़्यादा है यूरिन की पीएच और इवन आप उसको अमोनियम भी दे रहे हो, तो ये किस में होता है आपका डिस्टल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर, टाइप 1 जो आपकी एसिडोसिस रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है या जो डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है इसमें आपकी पीएच जो होती है 5.4 से ज़्यादा हो जाती है, 5.5 से ज़्यादा हो जाती है। आप अमोनियम भी दे दो फिर भी अगर पीएच कम नहीं हो रही है तो आपको टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी, और अगर आपकी पीएच कम है और वो ज़्यादा नहीं हो रही है, नॉर्मल नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। अच्छा, इसमें आ जाता है कि एक्यूट ट्यूबुलर जो नेक्रोसिस होती है टाइप 4 का फीचर क्या होता है, हाइपर कैलीमिया। कि आपकी जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या जो आपकी रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस टाइप 4 होती है उसका फीचर क्या होता है, इसमें पोटाशियम के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड में। मोस्ट लाइकली रिगार्डिंग द एक्यूट ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या होता है, हाइपोकैलीमिया। ज़्यादातर एसिडोसिस के अंदर क्या होता है आपको एक्यूट ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर पोटाशियम के लेवल्स कम हो जाते हैं ब्लड में। एसिडोसिस जो होती है ना वो ज़्यादातर आपके हाइपरकैलीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है, लेकिन जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है वो हाइपोकैलीमिया के साथ एसोसिएटेड होती है, जो टाइप 1 टाइप 2 है। सिर्फ टाइप 4 के अंदर हाइपरकैलीमिया होता है। हमने पढ़ा कि जो नॉर्मली जब हाइपरकैलीमिया होता है ना तो आपको एसिडोसिस होती है, ठीक है, लेकिन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में उल्टा होता है। जो उसकी टाइप 1 और टाइप 2 है उनके अंदर पोटाशियम के लेवल्स कम होते हैं ब्लड के अंदर, तो एसिडोसिस होती है, लेकिन जो टाइप 4 है उसमें आपको हाइपरकैलीमिया मिलता है। अब अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बाइकार्बोनेट की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना वो कहाँ से होती है। बाइकार्बोनेट आपका प्रॉक्सिमल पीसीटी से एब्जॉर्ब होता है और कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब होता है। बाइकार्बोनेट आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल से, पीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब होता है।
अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सी एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है। सबसे पहले आता है सोडियम और क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है ना वो आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल से 67% सोडियम और वाटर आपका अर्ली पीसीटी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अर्ली पीसीटी से आपका सोडियम क्लोराइड 67% एब्जॉर्ब हो जाता है। सोडियम और वाटर 67% अर्ली पीसीटी से एब्जॉर्ब होता है। लेट पीसीटी से आपका सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है। और जो साइट होती है ना ग्लोमेरुलो-ट्यूबुलर बैलेंस की, ठीक है, ये साइट होती है ग्लोमेरुलो-ट्यूबुलर बैलेंस की। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जीएफआर बढ़ जाएगा स्टिल जो है ना इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट फ्रैक्शन रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, 2/3 जो 67% आपका जो फिल्टर्ड सोडियम और जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये ग्लोमेरुलो-ट्यूबुलर बैलेंस की साइट होती है। यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर आपका लेट पीसीटी के अंदर होता है। साइट होती है आपकी ग्लोमेरुलो-ट्यूबुलर बैलेंस की। अगर आपका जीएफआर बढ़ भी जाए फिर भी आपका जो है ना वो 2/3 या 67% आपका फिल्टर्ड सोडियम और वाटर आपकी पीसीटी से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आप जो सोडियम क्लोराइड में लूप ऑफ हेनले में आपका 25% आपका सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। और जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, इसलिए हम इसे डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है उसमें वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, वाटर के लिए वो इम्परमिएबल होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि इसमें यहाँ पे आपकी डाइल्यूशन होती है। डाइल्यूशन का मतलब है कि वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर लूप के अंदर ही रहेगा, तो आपका जितना भी यूरिन होगा उसकी डाइल्यूशन होगी आपका थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर। ठीक है, थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होती है, डाइल्यूशन कंटेंट होता है, क्योंकि सेगमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। और लूप ऑफ हेनले से आपका 25% सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। अब जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं टुगेदर जो होती है ना वो 8% आपके सोडियम को एब्जॉर्ब करती हैं। अब जो आपकी अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं ना वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती हैं, जिस तरह के थिक असेंडिंग लिम्ब होता है, इसे हम कहते हैं कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट। ठीक है, अब जो आपका थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था उसे भी हम कह रहे थे कि वो डाइल्यूटिंग सेगमेंट है। और जो अर्ली डिस्टल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वो भी थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की तरह वाटर के लिए इम्परमिएबल होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट है। अब जो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स और जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं जिसमें प्रिंसिपल सेल्स होते हैं जो कि रीअब्जॉर्ब करते हैं सोडियम को, वाटर को और पोटाशियम को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं और जो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पे आपके प्रिंसिपल सेल्स होते हैं जो सोडियम और वाटर को तो रीअब्जॉर्ब करते हैं और पोटाशियम को सिक्रीट करते हैं। और इसमें अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो कि हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करते हैं, पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं बाय हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेसेस। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, एक अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं। जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करते हैं और पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं बाय हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस से। अब हमने ये पढ़ा था कि जब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है तो आपके जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं उनमें डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसमें हाइपोकैलीमिया भी हो जाता है क्योंकि आपका पोटाशियम भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और जो प्रिंसिपल सेल्स हैं आपके लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर वो आपके सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं और पोटाशियम को सिक्रीट करते हैं। ये उल्टा काम कर रहे हैं, अल्फा इंटरकलेटेड आपके पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं, हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करते हैं। जो आपके प्रिंसिपल सेल्स हैं वो आपके सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और पोटाशियम को सिक्रीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं पोटाशियम। पोटाशियम कहाँ कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, जो पोटाशियम होता है वो 67% आपका जो फिल्टर्ड पोटाशियम होता है वो सोडियम के साथ और वाटर के साथ पीसीटी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम और क्लोराइड आपके 67% पीसीटी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं वैसे ही पोटाशियम भी आपका 67% वाटर और सोडियम के साथ प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब लूप ऑफ हेनले से आपका 20% पोटाशियम फिल्टर होता है या रीअब्जॉर्ब हो जाता है, फिल्टर हुआ हुआ सोडियम पोटाशियम बाय सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है जो सोडियम और पोटाशियम दोनों की को ट्रांसपोर्टर होता है, दोनों की ट्रांसपोर्ट कराता है साथ 2 क्लोराइड। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है आपके लूप ऑफ हेनले के अंदर जो आपके 20% फिल्टर्ड पोटाशियम को लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्ब करता है। अब डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पोटाशियम की इनिशियल इनटेक कितनी थी। ठीक है, अगर तो आपका डाइटरी पोटाशियम लो है, ठीक है, पोटाशियम अगर डिप्लीशन वाली स्टेट है तो फिर पोटाशियम रीअब्जॉर्ब होता है पोटाशियम एटीपेस हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पंप से जो कि अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स के अंदर होता है। और अगर आपको हाइपरकैलीमिया हुआ है, आपके पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हैं तो फिर प्रिंसिपल सेल्स काम करेंगे और वो पोटाशियम को एक्सक्रीट कर देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल स्टेट ऑफ द पोटाशियम आपकी जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं और जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो उस हिसाब से आपके पोटाशियम को एब्जॉर्ब करती हैं या सिक्रीट करती हैं। प्रिंसिपल सेल्स आपके पोटाशियम को सिक्रीट करते हैं और अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पंप को यूज़ करते हुए पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं।
उसके बाद आता है यूरिया। यूरिया आपका 50% प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और यूरिया के अंदर लूप ऑफ हेनले के अंदर आपके सिक्रीट होता है और यूरिया आपका डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर इम्परमिएबल होता है। ठीक है, यूरिया आपका रीअब्जॉर्ब नहीं होता है डक्ट से और डिस्टल ट्यूब्यूल से और लूप ऑफ हेनले के अंदर ये सिक्रीट होता है और प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर 50% ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो फॉस्फेट्स होते हैं वो 85% सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्ब होता है ना पीसीटी के अंदर वो आपका फॉस्फेट होता है। 85% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती है ना लूप ऑफ हेनले के अंदर और ना ही डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स में। ठीक है, अब पीसीटी और वाटर का बताया हुआ है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना उसके अंदर आपके प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल के अंदर माइक्रोविलाई ज़्यादा होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है सब चीज़ों की वो प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल के अंदर हो रही है। ठीक है, पोटाशियम 85% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिया आपका 50% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पोटाशियम आपका 67% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम भी 67% और वाटर भी 67% आपका रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जब डिहाइड्रेशन होती है, जब आपका ब्लड के अंदर वाटर लेवल्स कम हो जाते हैं, जब आप डिहाइड्रेशन वाली स्टेट के अंदर होते हैं तो वाटर मेनली आपका पीसीटी से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वाटर वैसे भी मेनली आपका पीसीटी से ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन वाली स्टेट के अंदर आपका वाटर मेनली पीसीटी से एब्जॉर्ब होता है। पीसीटी के अंदर माइक्रोविलाई होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ना तो आपका वाटर मैक्सिमली एब्जॉर्ब होता है पीसीटी से। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन तभी रिलीज होता है जब आपको डिहाइड्रेशन वाली स्टेट होती है, तो जो मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो पीसीटी से होती है जब आप एडीएच रिलीज होता है। एडीएच के प्रेजेंस में मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन पीसीटी से होती है। कौन सा पार्ट है किडनी का जिसमें से 60 to 80% फिल्टर्ड वाटर जो एब्जॉर्ब हो जाता है 24 घंटे के अंदर पीसीटी से। 65% वाटर आपके रीअब्जॉर्ब हो जाता है एडीएच के बगैर पीसीटी से। ठीक है, और अगर एडीएच होगी तो भी मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल से। एक वुमन है उसको हेमरेज हो रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका अफेक्टेड पार्ट कौन सा होगा? पीसीटी। ठीक है, हेमरेज के अंदर आपका जो पार्ट अफेक्ट होता है वो पीसीटी होता है। अब ग्लूकोज के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा चीज़ है जो कि आपके मैक्सिमल आपके पीसीटी से एब्जॉर्ब होती है। ग्लूकोज मैक्सिमली आपके प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होता है। सोडियम भी एब्जॉर्ब हो रहा था, क्लोराइड भी एब्जॉर्ब हो रहा था 67%, 50% यूरिया एब्जॉर्ब हो रहा था पीसीटी से, 85% फॉस्फेट एब्जॉर्ब हो रहा था और वाटर भी 67%, पोटाशियम भी 67% एब्जॉर्ब होता है आपकी पीसीटी से। इसी तरह से जो ग्लूकोज होता है वो भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है आपके पीसीटी से। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है पीसीटी से बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है पीसीटी से। ज़्यादातर जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की जो एब्जॉर्प्शन होती है आपके पीसीटी के अंदर होती है। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होती है, एक्टिव ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होती है, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब होता है पीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, बाइकार्बोनेट जो होता है वो आपके पीसीटी से भी एब्जॉर्ब होता है और कलेक्टिंग डक्ट से भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल के अंदर होती है। मैक्सिमम सोडियम एब्जॉर्ब होता है पीसीटी से। मैक्सिमम सोडियम भी पीसीटी से एब्जॉर्ब हो रहा है, मैक्सिमम ग्लूकोज भी पीसीटी से एब्जॉर्ब हो रहा है। बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन पीसीटी से होती है, बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन पीसीटी से भी होती है और कलेक्टिंग डक्ट से भी होती है। अब डिस्टल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो डाइटरी इरेगुलरिटी होती है ना तो पोटाशियम सिक्रीट होता है डीसीटी से। ठीक है, पोटाशियम जो सिक्रीशन है ना वो डीसीटी से है। अब पोटाशियम की जो सिक्रीशन होती है ना वो आपकी डीसीटी से होती है और डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, जो डाइल्यूटेड फ्लूइड्स होते हैं वो हमें किस सेगमेंट के अंदर मिलते हैं? डीसीटी के अंदर। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आपका डाइल्यूटेड फ्लूइड डिहाइड्रेटेड वाले पेशेंट्स के अंदर जो डाइल्यूटेड फ्लूइड होगा वो हमें डीसीटी के अंदर मिलता है। और जो हमने पढ़ा था कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो भी आपका डाइल्यूटिंग सेगमेंट होता है क्योंकि वो इम्परमेबल टू वाटर होता है। लेकिन जो कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट होता है वो आपका डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं क्योंकि वहाँ वो भी आपका इम्परमेबल टू वाटर होती हैं। ठीक है, जो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो इम्परमेबल टू वाटर होती हैं, इसलिए हम उनको कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट होगा उसका जो डाइल्यूटेड फ्लूइड होगा वो हमें डीसीटी के अंदर मिलता है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको हाइपोटोनिक फ्लूइड बनता है डीसीटी के अंदर। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपको हाइपोटोनिक फ्लूइड मिलता है डीसीटी के अंदर। और डिहाइड्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो प्योर वाटर की डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में जो आपका प्योर वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। डिहाइड्रेशन के बाद नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जिसमें हाइपोटोनिक यूरिन आता है? ठीक है, डीसीटी के अंदर आपका हाइपोटोनिक यूरिन आता है डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में आपने बात याद रखनी है कि जो हाइपोटोनिक फ्लूइड हमें मिलता है डीसीटी के अंदर, साथ आपको जो डाइल्यूटेड फ्लूइड मिलता है वो हमें डीसीटी के अंदर मिलता है। डिहाइड्रेशन के बाद जो आपका प्योर वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। डिहाइड्रेशन में आपका नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो कि हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करता है, तो डीसीटी की वजह से आपको हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होता है डिहाइड्रेशन के बाद। जो हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन होती है वो पीसीटी से होती है इन एक्सचेंज ऑफ अमोनियम।
ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोइट ट्यूब्यूल के अंदर जब आपका हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होता है ना, तो वो जो आपका अमोनियम आयन है उसके एक्सचेंज में आपके जो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होता है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोइट ट्यूब्यूल के अंदर अमोनिया के एक्सचेंज में सिक्रीट होता है। ठीक है। अमोनियम जो है आपकी एब्जॉर्ब हो जाता है और हाइड्रोजन आयन आपका सिक्रीट हो जाता है। अब जो एल्डोस्टेरोन होता है वो आपका मेनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है। एल्डोस्टेरोन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है। एक पेशेंट है, इसने 1.5 लीटर उसको हेमरेज हुआ, उसका GFR कम हो गया, यूरिन आउटपुट भी कम हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिटर्निंग द GFR टू द नॉर्मल। ठीक है। तो GFR कौन सी चीज़ नॉर्मल करती है? आपके DCT GFR को नॉर्मल करती है। एक पेशेंट आया, इसका ब्लड लॉस हुआ है, उसका GFR कम हो गया है, यूरिन आउटपुट भी कम हो गई है। कौन सा रीनल ट्यूब्यूल्स का पार्ट है जो कि आपको GFR और यूरिनरी आउटपुट को दोबारा से नॉर्मल करता है? वो डिस्टल कॉन्ड्रोइट ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है। हेमरेज वाले पेशेंट्स के अंदर डिस्टल कॉन्ड्रोइट ट्यूब्यूल्स आपके GFR के लेवल को नॉर्मल करती हैं। अगर एक पेशेंट है जिसका हेमरेज हो गया है, GFR कम हो गया है, यूरिन आउटपुट कम हो गई, तो कौन सी चीज़ें GFR को नॉर्मलाइज करती है? तो डिस्टल कॉन्ड्रोइट ट्यूब्यूल्स आपके GFR को नॉर्मल करती हैं। एल्डोस्टेरोन चीफली आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है, और जो हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन होती है ना, वो अमोनिया के एक्सचेंज में होती है प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोइट ट्यूब्यूल्स के अंदर। उसके बाद हिस्टोलॉजी का यहाँ पे बताया हुआ है कि स्ट्रक्चरली जो होता है ना, हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं PCD को और DCD को, कि PCD के अंदर हमें ब्रश बॉर्डर मिलता है, आपका माइक्रोविलाय होते हैं, और PCD के अंदर आपका एक्सटेंसिव ब्रश बॉर्डर होता है, और लूप ऑफ हेनले के अंदर हमें फ्लैटेंड सेल्स मिलते हैं। ठीक है। लूप ऑफ हेनले के अंदर में फ्लैटेंड सेल्स मिलते हैं, ब्रश बॉर्डर हमें प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोइट ट्यूब्यूल के अंदर मिलता है, और माइक्रोविलाय हमें मिलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोइट ट्यूब्यूल के अंदर। बाकी बताए हुए सेगमेंट जो कि इम्परमेबल टू वाटर होता है नेफ्रॉन का, जिसमें से वाटर ये अब्जॉर्ब नहीं होता है। इम्परमेबल टू वाटर जो नेफ्रॉन का होता है वो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है। एक पेशेंट आया है जिसने उसको 6 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन यूरिया हो रहा है। ठीक है। तो डिफेक्ट कहाँ पे होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जब डिफेक्ट होता है ना, तो आपको प्रोटीन यूरिया होता है। जो ट्यूबुलर फ्लूइड होता है उसकी pH लो होती है प्रॉक्सिमल फ्लूइड से, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन आयन होता है वो सिक्रीट होता है DCT के अंदर। ठीक है। जो आपका ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लूइड होता है उसकी pH लो होती है एज कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रोइट ट्यूब्यूल से, क्योंकि जो मोर हाइड्रोजन आयन आपका सिक्रीट होता है DCT के अंदर। ठीक है। ट्यूबुलर फ्लूइड की जो pH होती है वो कम इसलिए होती है क्योंकि DCT के अंदर आपका ज़्यादा हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होगा। जब हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होगा तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी pH जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि DCT के अंदर हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होता है, इसलिए आपके ट्यूबुलर फ्लूइड की जो pH होती है वो कम होती है प्रॉक्सिमल PCT से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर क्या चीज़ होती है? माइक्रोएल्बुमिनूरिया होता है। ठीक है। किस चीज़ से हमें पता चलता है कि आपको नेफ्रोपैथी डेवलप हुई है? तो माइक्रोएल्बुमिनूरिया से हमें पता चलता है कि आपको नेफ्रोपैथी डेवलप हो गई है। अब हम नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, और जो ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन डिजीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी किसी पेशेंट को प्रोटीन यूरिया होता है तो आपका डिफेक्ट जो होता है वो बेस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सबसे पहले आती है मिनिमल चेंज डिजीज़। ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की डिजीज़ होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है मिनिमल चेंज डिजीज़ जो होती है, मोस्ट कॉमन आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है बच्चों के अंदर, और इसकी स्टीरॉइड्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है, और इसकी वजह से आपको सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर आपको सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। ये बच्चों की मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कॉज है, और ये स्टीरॉइड्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करती है। उसके बाद आती है मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आपकी मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती है, जो एडल्ट्स में होता है, और इसका रिस्पॉन्स स्टेरॉइड्स के लिए बहुत पुअर आता है। ठीक है। पुअर रिस्पॉन्स आता है स्टेरॉइड्स का मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर। और जो आपकी मिनिमल चेंज डिजीज थी, इसमें आपको एक तो सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है, स्टेरॉइड्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, और बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। उसके बाद आता है FGS। ठीक है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस। ये अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, और ये HIV वाले पेशेंट्स के अंदर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस हो जाती है। उसके बाद आती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर हमें केमिल्स्टीन विल्सन नोड्यूल्स नजर आते हैं, और इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कि आपने यूरिन एल्बुमिन लेवल्स कराने होते हैं। ठीक है। यूरिन एल्बुमिन हम कराते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट्स के अंदर, हमें केमिल्स्टीन विल्सन नोड्यूल्स नजर आते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। रीनल एमेलाइडोसिस। एमेलाइडोसिस का मतलब होता है कि आपकी कोई भी इनसॉल्युबल फिब्रिलर प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपकी बीटा प्लेटेड शीट्स बना देती हैं, उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है। 2 तरह की होती हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोपी के हमें कॉन्गो रेड स्टेन के ऊपर एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस नजर आती है रीनल एमेलाइडोसिस के अंदर। रीनल एमेलाइडोसिस के अंदर जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी पे चेक करते हैं तो हमें एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस नजर आती है कॉन्गो रेड स्टेन से। और एमेलाइडोसिस के अंदर बेसिकली आपकी एक्यूमुलेशन होती है इंसोल्युबल फिब्रिलर प्रोटीन्स की। इंसोल्युबल जो आपकी फिब्रिलर प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी बीटा प्लेटेड शीट्स बनाती हैं, और उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, इसे हम एमेरीनल एमेलाइडोसिस या एमेलाइडोसिस कहते हैं। जब किडनीज में होगी तो उसे हम एमेरीनल एमेलाइडोसिस कह देंगे। उसके बाद आता है APSG, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ये अपने नाम से बताता है कि आपको स्ट्रेप्टोकोकल की इन्फेक्शन होगी, और उसके बाद आपके ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगी। ये मोस्ट कॉमन पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है जो बच्चों के अंदर होता है। ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन के बाद जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बच्चों के अंदर होता है उसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो आपकी एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होती है।
इसमें क्या होता है कि 1 से 4 हफ्ते के बाद गला ख़राब होने की आपको जो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, ये जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी कहते हैं, उसकी वजह से होती है। ठीक है, आपको गला ख़राब हुआ, उसके 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के बाद आपको ये डेवलप होता है और इसमें आपका जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो आपका बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है। इसमें अचानक से बुखार हो जाता है, आपका यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, आपकी यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कोला कलर यूरिन भी कहते हैं, आपको डार्क कलर कोला कलर यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके जो ब्लड सीरम के अंदर C3 के लेवल कम हो जाते हैं, आपके ASO टाइटर्स आपके एलिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ASO टाइटर आपके एलिवेट हो जाते हैं और इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर आपको स्टारी स्काई ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं और लंपी बम्पी आपको नज़र आती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें सब एपिथेलियल बम्प्स नज़र आएंगे। ठीक है, सब एपिथेलियल हम्स नज़र आते हैं और इसमें जो है ना बेसिकली क्या होगा, आपके ASO टाइटर्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, C3 के लेवल आपके कम हो जाते हैं, बच्चे को बुखार हो जाता है, यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, कोला कलर यूरिन आता है। ये हीमोलिटिक ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी कहते हैं, और उसके 1 से 4 हफ्ते सोर थ्रोट के इन्फेक्शन के बाद। और ये मोस्ट कॉमन कॉज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की इन्फेक्शन के बाद पोस्ट इन्फेक्शियस बच्चों में। उसके बाद आता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। इसको ये क्रीसेंट शेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इसमें आपके डिजीज़ प्रोसेस जो होता है ना, उसकी वजह से डेट में रिजल्टिंग पैटर्न आर। ठीक है, अब डिजीज़ प्रोसेस के जैसे 2 तरह से होते हैं, एक आपको वैगनस ग्रेनुलोमाटोसिस हो सकती है या फिर आपको गुड पास्चर सिंड्रोम हो सकता है। गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर आपकी जो ग्लोमेरुलस की बेस मेम्ब्रेन होती है और जो आपके एल्वेलाई की बेस मेम्ब्रेन होती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और रीनल बायोप्सी के ऊपर हमें IgG के डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम आपके लंग्स को भी इफेक्ट करता है और आपकी किडनीज को भी इफेक्ट करता है। दोनों की जो एल्वेलाई की बेस मेम्ब्रेन और जो ग्लोमेरुलस की बेस मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और हमें IgG के डिपॉजिट्स मिलते हैं रीनल बायोप्सी के ऊपर। जो वैगनस ग्रेनुलोमाटोसिस होती है, इसमें आपकी जो मीडियम और स्मॉल साइज वेसल्स होती हैं उनकी वैस्कुलाइटिस हो जाती है, नेक्रोटाइजिंग हो जाती है, नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस हो जाता है आपकी मीडियम और स्मॉल साइज वेसल्स का। अब जो आपका गुड पास्चर सिंड्रोम होता है वो आपकी लंग्स की वेसल्स को भी इन्वॉल्व करता है और आपकी किडनीज़ को भी इन्वॉल्व करता है। और जो आपका वैगनस ग्रेनुलोमाटोसिस होती है वो आपके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को, लंग्स को और रीनल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, वैगनस ग्रेनुलोमाटोसिस भी आपके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर रहा है, लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है और आपकी रीनल वेसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। और जो आपका गुड पास्चर सिंड्रोम होता है वो भी आपके लंग्स को और रीनल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। बेसिकली जो वैगनस ग्रेनुलोमाटोसिस है वो आपका एक वैस्कुलाइटिस है और जो आपका जो कि गुड पास्चर सिंड्रोम है वो आपकी एक बेस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, इसमें IgG के हमें डिपॉजिट्स नजर आते हैं। उसके बाद आती है आपकी IgA नेफ्रोपैथी, जिसे हम बर्गर्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें आपको रिकरेंट एपिसोड्स मिलती हैं हिमाचूरी और साथ आपको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की इन्फेक्शन भी होती है और ये 1 से 2 दिन के बाद इन्फेक्शन के डेवलप होते हैं। आपको GIT ट्रैक की इन्फेक्शन हुई, गट की इन्फेक्शन हुई, इससे 1-2 दिन के बाद क्या होगा कि आपको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की भी इन्फेक्शन के 1-2 दिन के बाद आपका जो है ना वो हिमाचूरिया स्टार्ट हो जाता है, आपके यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है IgA नेफ्रोपैथी के अंदर। उसके बाद आता है एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर आपका जो कोलेजन टाइप 4 होता है उसका डिफेक्ट होता है, एबनॉर्मल आपका टाइप 4 कोलेजन होता है। इसके निमोनिक में आ जाएगा कांट सी, कांट पी, कांट हियर अभी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना वो देख सकते हैं, उनको आई प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आई प्रॉब्लम्स में क्या होगा, रेटिनोपैथी हो जाती है, लेंस की डिसलोकेशन हो जाती है, आई की प्रॉब्लम्स होती है, किडनीज की प्रॉब्लम होती है और साथ आपकी ईयर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। कांट पी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है और सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो जाती है एल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर। सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है और रेटिनोपैथी हो जाती है, साथ इसमें लेंस की डिसलोकेशन हो जाती है एल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर। इसमें जो टाइप 4 कोलेजन होता है उसका डिफेक्ट आता है। ओके, सब हम MCQs करते हैं। एक 15 ईयर ओल्ड बॉय है, उसको रीनल डिजीज़ है और जो है वो फीमेल्स हैं इन हिज फैमिली जो ना डेट अफेक्ट द फीमेल्स इन हिज फैमिली। ठीक है, 15 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको रीनल डिजीज़ है, प्रेजेंट कर रहा है, उसको ब्लड आ रहा है यूरिन के अंदर, ही ऑल्सो हैज़ वेस्टिबुलर नर्व डिफेक्ट। ठीक है, एक तो उसको रीनल डिजीज़ भी है, साथ उसको हिमाचूरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन के अंदर और उसका वेस्टिबुलर नर्व डिफेक्ट भी है, उसको डेफनेस भी है, साथ उसकी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज भी मिल रही हैं। यूरिन की एग्जामिनेशन के आपको प्रोटीन यूरिया भी मिल रहा है जो कि 1+ पॉजिटिव है। रीनल बायोप्सी के ऊपर हमें ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन की एटेन्युएशन मिल रही है और स्प्लिटिंग हो गई है, स्प्लिटिंग है और लैमिनेशन आपको मिल रही है लैमिना डेंसा की। तो मोस्ट लाइकली सिंड्रोम जो होगा वो एल्पर्ट सिंड्रोम है। एल्पर्ट सिंड्रोम के अंदर क्या मिलती है, हमें ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन की एटेन्युएशन मिलती है, स्प्लिटिंग मिलती है और लैमिनेशन मिलती है लैमिना डेंसा की। एल्पर्ट सिंड्रोम है। एल्पर्ट सिंड्रोम के अंदर एक तो डेफनेस उसको होगी, साथ उसकी आइज में कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी भी है, साथ उसका हिमाचूरिया भी हो रहा है और उसको रीनल डिजीज़ भी है। एक 7 साल का बच्चा आया है जो कि जिसका गला ख़राब हो गया।
ठीक है। एक 7 साल का बच्चा आया है, उसका जो है ना वो सॉर थ्रोट हुआ, गला ख़राब हुआ और उसने एंटीबायोटिक ली और उसके बाद वो ठीक हो गया। 2 हफ्ते के बाद उसको जो है ना वो पूरी बॉडी के ऊपर एडिमा डेवलप हो गया। ठीक है, बॉडी इसकी स्वेल कर गई, एडिमा डेवलप हो गया, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हो गया, उसके यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो गया। तो कॉज क्या होगी? एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर सॉर थ्रोट के बाद अगर तो बॉडी के अंदर आपको जो है वो सॉर थ्रोट के बाद अगर तो बॉडी एडिमा डेवलप हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, हिमाचूरिया हो रहा है, तो हम कहते हैं एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब जो सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है ना, वो आपको मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर होता है। मिनिमल चेंज डिजीज़ में आपको सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है, आपकी सारी प्रोटीन्स का प्रोटीन्स यूरिया नहीं होता है। सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर। एक 4 ईयर ओल्ड बॉय आया है अपनी मदर के साथ, उसने एक्चुअली डिस्कवर दैट उसके जो यूरिन क्या जो है ना वो डार्क कोला कलर हो गया यूरिन। 4 साल के बच्चे का जो यूरिन है वो कोला कलर हो गया है। उसने डॉक्टर 10 दिन पहले उसको क्या हुआ था कि उसका गला ख़राब हुआ था और वैसे वो बिल्कुल ठीक था। तो लाइकली कॉज क्या होगी? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो HIV वाले पेशेंट के अंदर होती है वो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर हमें नेफ्रोपैथी क्या चीज़ नेफ्रोपैथी को इंडिकेट करती है? जब आपके यूरिन के अंदर माइक्रो एल्बुमिनूरिया हो जाता है। और यूरिन एल्बुमिन्स लेवल या यूरिन में प्रोटीन्स के लेवल्स ही हम चेक करते हैं नेफ्रोपैथी को डायग्नोज करने के लिए। और यूरिन माइक्रो एल्बुमिनूरिया की वजह से हमें पता चलता है कि इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप होगी। नेफ्रोपैथी का माइक्रो एल्बुमिनूरिया से पता चलता है जो यूरिन के अंदर होता है। एक पेशेंट है जिसको हिमोप्टेसिस हो रही है, ठीक है, उसके स्पूटम के अंदर ब्लड आ रहा है, साथ उसको हिमाचूरिया भी हो रहा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या होगी? गुडपास्चर सिंड्रोम। अगर तो किसी के स्पूटम के अंदर ब्लड आता है, साथ उसको यूरिन के अंदर भी ब्लड आ रहा है, तो कॉज क्या हो सकती है? गुडपास्चर सिंड्रोम, कि वो उसके लंग्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं और उसकी किडनीज को भी इफेक्ट कर रहे हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए वो माइक्रो एल्बुमिनूरिया होता है। सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर होता है। सर्टन पैथोलॉजीज जिसमें हमें क्रीसेंट्स नजर आते हैं ग्लोमेरुला के अंदर, किससे बनते हैं? पैराइटल सेल से बनते हैं। जो क्रीसेंट्स हमें नजर आते हैं ग्लोमेरुला के अंदर वो पैराइटल सेल से बनते हैं। सिनेरियो दिया हुआ था नेफ्राइटिक सिंड्रोम का, माइक्रोस्कोपी के ऊपर आपको क्रीसेंट्स नजर आ रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। डायग्नोसिस क्या होगी? रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हमने पढ़ा था कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं क्योंकि हमें क्रीसेंट्स मिलते हैं और क्रीसेंट्स आपके पैराइटल सेल से बनते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ग्लोमेरुला की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पैराइटल सेल्स की वजह से आपको क्रीसेंट्स बन जाते हैं और हमें रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्रीसेंट्स मिलते हैं। एक यंग लड़की थी जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, साथ उसको पीटिंग एडीमा भी डेवलप हो गया। एडीमा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसकी आइलिड्स भी स्वेल कर गई हैं, उसका सॉर थ्रोट की इन्फेक्शन हुई थी कुछ दिनों पहले। तो कॉज क्या होगी? रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक 60 ईयर ओल्ड मैन आया है जिसको डायबिटीज़ भी थी पिछले 20 सालों से, अब उसको रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर डेवलप हो गया। द मोस्ट लाइकली फीचर इस पेशेंट के अंदर जिससे हमें पता चलता है कैमिल्स्टीन विल्सन्स नोड्यूल्स। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट के अंदर कैमिल्स्टीन विल्सन्स नोड्यूल्स हमें नजर आते हैं। एक पेशेंट है जिसको क्रीसेंट डेवलप हो गए उसकी ग्लोमेरुला के अंदर, तो किससे बनेंगे? पैराइटल सेल से। जो क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, इसमें जो चीफ पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि क्रीसेंट्स बनाते हैं वो आपकी कॉगुलेशन प्रोटीन्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, पैराइटल और विजरल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, और इट ऑल्सो कम्स एज डिफरेंट ऑप्शंस के क्रीसेंट फॉर्मेशन किडनी के अंदर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड होती है फिब्रिन के लीकेज की वजह से। क्रीसेंट फॉर्मेशन क्यों होती है किडनी के अंदर? फाइब्रिन के लीकेज की वजह से आपको क्रीसेंट की फॉर्मेशन होती है। और जो चीफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना जो कि क्रीसेंट की फॉर्मेशन कराते हैं वो आपकी कॉगुलेशन प्रोटीन्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, पैराइटल और विजरल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक हो गया, जो आपके पैराइटल सेल्स थे, पैराइटल और विजरल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये सब आपके क्रीसेंट की फॉर्मेशन कराते हैं। इसमें कॉगुलेशन प्रोटीन्स भी होती हैं, मैक्रोफेजेस भी होती हैं और फाइब्रिन की लीकेज की वजह से आपके बेसिकली क्रीसेंट की फॉर्मेशन होती है। एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल थी जिसकी सैडल नोज है, ग्रैनुलोमेटस परफोरेटिंग लीजन आपको नजर आ रहा है नेजल सेप्टम का, और साथ उसको वैस्कुलाइटिस भी है, प्रोटीन यूरिया भी है। तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी? वाइगनस ग्रैनुलोमेटोसिस। अब ऐसा वैस्कुलाइटिस जो आपकी किडनीज को भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब वो प्रोटीन यूरिया करा रहा है और साथ वेसल्स को भी इफेक्ट कर रहा है, स्मॉल और मीडियम साइज वेसल्स को इफेक्ट करते हैं, इससे में आ जाएगा ग्लोमेरुलो वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, क्योंकि एक ही आपकी वैस्कुलाइटिस है जो कि आपकी किडनीज को भी इफेक्ट करता है और आपकी ब्लड वेसल्स को भी इफेक्ट करता है। वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस के अंदर आपको सैडल नोज भी मिलती है और ग्रैनुलोमेटस परफोरेटिंग लीजन्स नजर आते हैं नेजल सेप्टम के ऊपर। उसके बाद एक पेशेंट है जिसको हिमाचूरिया हुआ है, ब्लड आ रहा है यूरिन के अंदर, स्पूटम के अंदर भी ब्लड आ रहा है, नेजल लीजन भी है। ठीक है, तो कॉज क्या होगी? वैगनस ग्रैनुलोमा। ठीक है, अब हमने पढ़ा एक पेशेंट को अगर हिमाचूरिया हिमोप्टेसिस है, ठीक है, लेकिन उसको कोई नेजल लीजन नहीं था, तो हमने पढ़ा था उसको क्या था? गुडपास्चर सिंड्रोम था। ठीक है, और अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको नेजल लीजन है साथ उसको हिमाचूरिया और हिमोप्टेसिस हो रही है, तो कॉज क्या होगी? वैगनस ग्रैनुलोमाटोसिस। अब डायग्नोसिस जो होती है ना एमेलोडोसिस की, वो हम कैसे करते हैं? रेक्टल बायोप्सी से। रीनल एमेलोडोसिस या आपने एमेलोडोसिस की डायग्नोसिस के लिए हम रेक्टल बायोप्सी कराते हैं, रेक्टल बायोप्सी हम कराते हैं। रीनल एमेलोडोसिस या किसी भी किस्म की एमेलोडोसिस की डायग्नोसिस के लिए हम रेक्टम की बायोप्सी कराते हैं। एमेलोडोसिस मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है आपकी किडनी को, एमेलोडोसिस सबसे ज़्यादा आपकी किडनी को अफेक्ट करती है और एमेलोडोसिस की डायग्नोसिस के लिए हम रेक्टल बायोप्सी कराते हैं। अब आते हैं गुडपास्चर सिंड्रोम। गुडपास्चर सिंड्रोम के अंदर हमें लीनियर डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, गुडपास्चर सिंड्रोम के अंदर हमें लीनियर डिपॉजिट्स मिलते हैं। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर हमें मेसेंजियल डिपॉजिट्स मिलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट
मेम्ब्रेन के IgM और C3 डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के अंदर, जो कि HIV के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अब जो IgM के डिपॉजिट्स हैं और जो C3 के डिपॉजिट्स हैं वो हमें FSGS के अंदर मिलते हैं, जो कि HIV के साथ एसोसिएटेड होती है। और आपकी गुड पास्टर सिंड्रोम के अंदर लीनियर डिपॉजिट्स होते हैं। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर में मेसेंजल डिपॉजिट्स मिलते हैं और सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स या हम्प्स हमें मिलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, और सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं HLE के अंदर और मेम्ब्रेनोप्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1 के अंदर। और जो स्पाइक और डोम से नजर आते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, जो SLE के साथ और हेपेटाइटिस बी के साथ भी एसोसिएटेड होता है। सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया आपका मिनिमल चेंज डिजीज में होता है। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि जो आपका लीनियर डिपॉजिट गुड पास्टर सिंड्रोम में हमें लीनियर डिपॉजिट्स मिलते हैं, IgA नेफ्रोपैथी के अंदर में मेसेंजल डिपॉजिट्स मिलते हैं ग्लोमेरुलर बेस्ड मेम्ब्रेन के अंदर, IgM और C3 के डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के अंदर, जो कि HIV के साथ एसोसिएटेड होती है। गुड पास्टर सिंड्रोम के अंदर हमें लीनियर डिपॉजिट्स मिलते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, और SLE के अंदर और मेम्ब्रेनोप्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें आपका टाइप 1 ग्लोमेरुल MPGN के अंदर हमें सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। स्पाइक और डोम पैटर्न भी आपका SLE के अंदर भी आता है और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर भी आता है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि SLE और हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड होता है, इसमें आपको स्पाइक एंड डोम पैटर्न नजर आता है। सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया मिनिमल चेंज डिजीज में होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है MCQs कि IgA नेफ्रोपैथी के अंदर आपको जो मेसेंजल मैट्रिक्स ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए हमें मेसेंजल डिपॉजिट्स नजर आते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, IgA नेफ्रोपैथी के अंदर आपका मेसेंजल मैट्रिक्स ज़्यादा हो जाता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलस नेफ्रोपैथी के अंदर हमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स यहाँ हमें मिलते हैं। एक 7 साल का बच्चा आया फिजिशियन के पास, ठीक है, जिसको पेरी ऑर्बिटल एडीमा डेवलप हुआ है, वीकनेस डेवलप हुई है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसको मैसिव प्रोटीन यूरिया हो रहा है, यूरिन की एग्जामिनेशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें सस्पेक्टेड डायग्नोसिस क्या होगी। ठीक है, अब बच्चों के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा क्या होती है प्रोटीन यूरिया की या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कॉज मिनिमल चेंज डिजीज। तो मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर क्या होगा कि आपके जो फूड प्रोसेस है उसकी एफेसमेंट हो जाती है। मिनिमल चेंज डिजीज का सिनेरियो दिया हुआ है। एक प्रोटीन्स हैं जो नॉर्मली लीक नहीं करती हैं ट्यूबुलर फ्लूइड से, क्योंकि एंडोथेलियम जो होता है फेनेस्ट्रेटेड होता है। ठीक है, बेस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। बेस्ट मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज हो जाने की वजह से हालांकि आपका एंडोथेलियम फेनेस्ट्रेटेड है, लेकिन फिर भी आपकी प्रोटीन्स लीक इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि आपकी बेस्ट मेम्ब्रेन का भी नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटीन का भी नेगेटिव चार्ज होता है। लॉन्ग सिनेरियो दिया हुआ था मिनिमल चेंज डिजीज का, तो माइक्रोस्कोपी के ऊपर क्या नजर आता है, एफेसमेंट हो जाती है आपके फूड प्रोसेस की। मिनिमल चेन डिजीज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेस मेम्ब्रेन डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपको हाइपोएल्बुमिनीमिया डेवलप हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर बेस मेम्ब्रेन डैमेज होती है, आपके ब्लड के अंदर जो है वो एल्बुमिन के लेवल कम हो जाते हैं और आपकी यूरिन के अंदर जो है वो एल्बुमिन ज़्यादा हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको हाइपोएल्बुमिनीमिया डेवलप हो जाता है जब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है और बेस मेम्ब्रेन आपकी डैमेज होती है। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर हमें मेसेंजल डिपॉजिट्स नजर आते हैं ग्लोमेरुलर बेस्ड मेम्ब्रेन के अंदर। अगर एल्बुमिन RBC की कास्ट और सेल्स आपके आ रही हैं यूरिन के अंदर, ठीक है, कि आपको यूरिन एल्बुमिनूरिया भी हो रहा है, ठीक है, RBC की कास्ट भी आपके पास आ रही है, सेल भी आ रही है यूरिन के अंदर, तो साइट ऑफ डैमेज क्या होगा, ग्लोमेरुलस। जब ग्लोमेरुलस डैमेज होता है तो आपको रेड ब्लड सेल्स की कास्ट भी मिलती है, एल्बुमिन में आपकी यूरिन के अंदर आती है और आपको सेल्स भी मिलेंगे यूरिन के अंदर। उसके बाद अगला MCQ दिया हुआ है कि 153 के बाद एक मैन है, उसका 2 लीटर्स वाटर लॉस हो गया स्वेटिंग से और फिर अपने उसने 2 लीटर पानी पी लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, उसका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड था, osmolarity थी, वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, ICF की osmolarity डिक्रीज होगी। अब ये हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक पेशेंट है जिसको एक मैन है, उसको स्वेटिंग से 2 लीटर जो है ना ब्लड लॉस, उसका वाटर लॉस हो गया, उसके बाद उसने 2 लीटर पानी भी पी लिया, तो अब उसकी जो ICF की जो osmolarity होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टोटल बॉडी वाटर होता है ना, वो टोटल बॉडी वाटर वो 60% होता है बॉडी वेट का। ये 2/3 जो होता है ना वो आपका इंट्रासेलुलर होता है और जो 1/3 होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसका जितना मर्जी वेट हो, ठीक है, जो है ना वो आपका वाटर होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो 60% होता है वो आपका वाटर होता है, उसमें से भी जो आपका 40% होता है वो आपका इंट्रासेलुलर होता है, सेल्स के अंदर होता है पानी, और जो 20% होता है ना वो आपका बॉडी फ्लूइड में से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, 20% आपका 60% टोटल पानी है, उसमें से 40% आपका सेल्स के अंदर है और जो 20% है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है। ये इस तरह से भी है कि 60-40-20 रूल होता है कि आपका जो टोटल बॉडी वाटर है वो आपका 60% है, उसमें से जो ICF के अंदर है वो 40% है और जो आपका ECF है वो आपका 20% है, आपके जितना भी बॉडी वेट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर टोटल बॉडी वाटर आपका 70 kg मैन के अंदर कितना होगा। ठीक है, 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से तो आपका 42 लीटर्स आ जाता है। ठीक है, 70 kg मैन के अंदर आपने 60% वाटर होगा, तो आपने 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना है 70 को। जितना भी आपका वेट होगा आप उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसमें आपका बॉडी का वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 42 लीटर्स वाटर होता है एक 70 kg मैन के अंदर। अब ICF के अंदर जो होता है ना वो आपका कितना होता है, अब 42 में से भी आपने 60% को माइनस कर देना है। ठीक है, 42 में से जब आप 60% को माइनस करोगे तो आपका 28 लीटर्स
42 में से भी आपका जो 42 लीटर्स में से जो आपका 40% है, ठीक है, 40% आपका क्या है, 28 लीटर्स बनता है, वो आपका ICF है, और जो आपका 14 लीटर्स है वो आपका ECF बनता है, ठीक है। फर्दर डिवाइड इनटू प्लाज्मा। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर, अब सेल्स के अंदर जो पानी है वो तो 28 लीटर्स है, ठीक है, लेकिन जो आपके सेल के बाहर पानी होते हैं ना वो दो तरह से होते हैं। एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जो कि सेल्स के दरमियान में होता है, और एक होता है प्लाज्मा जो आपके ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा है ना वो 1/4 होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका 3/4 है। अब 14 लीटर्स में से भी जो आपका 3/4 पोर्शन है ना वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और जो 1/4 है वो आपका प्लाज्मा है, ठीक है। अच्छा, अब जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है ना उसके जो मेजर केटाइंस होते हैं वो पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है। इसका निमोनिक होता है हाइकिन। हाइकिन मतलब हाई पोटाशियम इनसाइड, ठीक है, कि आपका जो सेल्स के अंदर पोटाशियम के लेवल ज़्यादा होते हैं, और आपके इंट्रासेलुलर केटाइंस में से आपका जो पोटाशियम और मैग्नीशियम है ना वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो ECF है, ठीक है, इसमें जो मेजर केटाइंस है ना वो आपका सोडियम है, ठीक है। और जो मेजर एनाइंस होते हैं वो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के मेजर केटाइंस हैं, ठीक है, मेजर एनाइंस हैं, और जो केटाइन है वो आपका सोडियम है। सेल के बाहर जो होता है वो सोडियम ज़्यादा होता है। मेजर केटाइन आपका जो है वो सोडियम है सेल के बाहर, ठीक है, और जो मेजर केटाइन सेल के अंदर हैं वो आपके पोटाशियम और मैग्नीशियम है। हाइकिन से याद रखना कि हाई इंट्रासेलुलर सोडियम इनसाइड, वो पोटाशियम इनसाइड, ठीक है, आपके सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा है और आपके सेल के बाहर जो है वो सोडियम ज़्यादा है। और जो एनाइंस होते हैं ना आपके ECF के अंदर वो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट भी होते हैं। अब आपने ये बात याद रखी कि आपको जो पूरा बॉडी का जो 60% आपका जो है पानी है आपकी बॉडी के अंदर, 40% आपके सेल्स के अंदर है, 20% आपके ECF के अंदर। ECF भी फर्दर डिवाइडेड होता है, आपका प्लाज्मा होता है और एक आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका 3/4% आपका वाटर्स में होता है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आपका 3/4% आपका ECF होता है, और आपका जो प्लाज्मा होता है उसमें 1/4 ECF होता है, ठीक है। अब जो मेजर केटाइंस थे आपके ECF के अंदर वो आपका सोडियम है, और जो मेजर एनाइंस हैं वो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट है। अब आ जाएगा जो टोटल वॉल्यूम होते हैं ना आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, 70 kg मैन के अंदर वो 28 लीटर्स होता है, ठीक है। ICF आपका 28 लीटर होता है एक 70 kg मैन के अंदर, और जो ECF था वो आपका 14 लीटर्स है, और टोटल आपका 42 लीटर्स वाटर होता है एक 70 kg मैन के अंदर। अब 60 ओल्ड मेल आया है जिसका वेट जो 70 kg था, उसका टोटल बॉडी वाटर 42 लीटर्स है, 60% ऑफ द बॉडी वेट है। अब इसका कितना प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होगा, ठीक है, तो 11.5 लीटर्स आपका इंटरस्टिशियल होगा। किस तरह से कि आपका जो टोटल बॉडी वाटर है वो उसका 42 लीटर्स है, 42 लीटर्स में से जो उसका 14 लीटर्स है वो उसका ECF है। अब 14 में से भी उसका जो 3/4 होता है वो उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और जो 1/4 होता है वो उसका प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ना हमें पता है कि वो 3.5 लीटर तो होता है, जो रिमाइंडर होगा वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। कि आपका जो ब्लड होता है टोटल 5 लीटर्स ऑफ ब्लड के अंदर आपका जो 3.5 लीटर्स होता है वो आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा 3.5 लीटर्स है, तो जो बाकी बचता है 11.5 लीटर्स आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। अब ECF जो होता है वो डिफरेंट होता है ICF से, क्योंकि इसके इनऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं मतलब क्लोराइड भी होता है और बाइकार्बोनेट आयन भी होता है ECF के अंदर, जिसकी वजह से ICF और ECF में डिफरेंस होता है कि ECF के अंदर आपके इनऑर्गेनिक एनाइंस में आपके क्लोराइड और बाइकार्बोनेट होता है। ICF डिफर करता है ECF से क्योंकि इसका पोटाशियम ज़्यादा होता है। ICF के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है, और ECF के अंदर आपके इनऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं जिसमें आपका क्लोराइड आता है और बाइकार्बोनेट आता है। अब कौन सी परसेंटेज ऑफ वाटर जो होती है वो इंट्रासेलुलर होती है, आपका सेल्स के अंदर जो होता है ना, आपका हमने पढ़ा था कि 30 to 40% वाटर आपका सेल्स के अंदर होता है। हमने पहले भी पढ़ा कि आपका जो 42 लीटर्स ऑफ है उसमें से आपका जो 40% जो आपका होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, और जो 20% होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो सेल्स के अंदर जो वाटर होता है वो 30 to 40% या 40% होता है। रिगार्डिंग पोटाशियम, पोटाशियम आपका 98% इंट्रासेलुलर होता है। डिफरेंस क्या होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का, कि जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है उसकी जो pH होती है ना वो डिक्रीज pH होती है आपके इंटरसेलुलर फ्लूइड की। सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी pH कम होती है। प्लाज्मा फ्लूइड के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के डिफरेंस क्या होता है प्रोटीन्स का, ठीक है। प्रोटीन्स का डिफरेंस होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और प्लाज्मा में, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड की जो pH होती है वो कम होती है, इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिशिएंसी होती है जो हमें लैक्रिमल सिक्रीशन के अंदर मिलती है, जब हम उसको प्लाज्मा से कंपेयर करते हैं तो ग्लूकोज होता है, ठीक है। लैक्रिमल सिक्रीशन इसलिए सॉल्टी होती है कि उसमें ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। लैक्रिमल सिक्रीशन आपके टीयर्स के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो सॉल्टी होते हैं। टीयर्स की कंपोजिशन डिफर होती है प्लाज्मा से, क्योंकि टीयर्स के अंदर अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टीयर्स में अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, टीयर्स के अंदर आपका ग्लूकोज कम होता है प्लाज्मा से, और टीयर्स के अंदर अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा में आपको प्रोटीन्स ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की pH कम होती है, और इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है 98% पोटाशियम होता है। आपका 30 to 40% जो है वाटर होता है वो आपका सेल्स के अंदर होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो डिफरेंट होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड से, क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं।
जो प्राइमरी डिहाइड्रेशन चेंज होती है एक्स्ट्रा फ्लूइड के अंदर वो हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। जो प्राइमरी डिहाइड्रेशन के अंदर जो आपका चेंज आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कि वो हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। प्राइमरी डिहाइड्रेशन के अंदर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हाइपरटोनिक हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंक्रीज करके, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन विच किडनी फंक्शन इज बीइंग असेस्ड, ठीक है। यूरिन की कंसंट्रेशन, आप यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंक्रीज करके हम यूरिन की कंसंट्रेशन को मुहैया कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। किडनी के फंक्शन के अंदर में से हम यूरिन कंसंट्रेशन को मुहैया कर सकते हैं जब आप यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ा देते हो। जब हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ाते हैं तो उससे हम यूरिन की कंसंट्रेशन को असेस कर सकते हैं। कौन सा फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर होता है। जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो आपका इंट्रासेलुलर होता है। वो सब्सटेंस जो कि आपके जो आपका जिससे हम पूरे बॉडी के वाटर को मेजर कर सकते हैं वो एंटीपायरीन होता है। और टोटल बॉडी वाटर को हम कैलकुलेट करते हैं ट्राइटियम से, ठीक है। ट्राइटियम से जो है हम टोटल बॉडी वाटर को मेजर करते हैं और एंटीपायरीन से हम कैलकुलेट मुहैया कर सकते हैं टोटल बॉडी वाटर को, ठीक है। एंटीपायरीन को हम यूज़ करते हैं एंटीपायरीन से, ठीक है। और जो कैलकुलेट करते हैं वो ट्राइटियम से करते हैं। ट्राइटियम से हम कैलकुलेट करते हैं टोटल बॉडी वाटर को और एंटीपायरीन से हम मेजर कर सकते हैं टोटल बॉडी वाटर को। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज के कौन सा मार्कर है जिसको हम यूज़ करते हैं जिससे हम टोटल बॉडी वाटर को मुहैया कर सकते हैं। हैवी वाटर, हैवी वाटर से हम टोटल बॉडी वाटर को मुहैया करते हैं। जो मार्कर यूज़ करते हैं वो हैवी वाटर होता है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वो ट्राइटियम होता है और जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो आपका एंटीपायरीन होता है। अब MCQs यहाँ पे दिए में कंपार्टमेंट टोटल बॉडी वाटर जो होता है ना, ठीक है, जो यूज़ करते हैं टू मेजर द वॉल्यूम, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए जो हम जो मार्कर्स को यूज़ करते हैं इसमें आपका टाइट्रेटेड वाटर आता है, D2O आता है और एंटीपायरीन आता है, ठीक है। मेजर करने के लिए जो मार्कर्स होते हैं टोटल बॉडी वाटर के वो एंटीपायरीन होता है हमारे पास, D2O होता है और टाइट्रेटेड वाटर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के मेजर करने के लिए जो मार्कर हम यूज़ करते हैं वो आपका सल्फेट आता है, इनोलिन आता है और मैनेटोल आता है, ठीक है। सल्फेट, इनोलिन, मैनेटोल। सल्फेट, इनोलिन, मैनेटोल को सिम को, ठीक है, SIM सिम, सल्फेट, इनोलिन और मैनेटोल को हम यूज़ करते हैं ECF को मेजर करने के लिए। और टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए हम D2O को यूज़ करते हैं, एंटीपायरीन को यूज़ करते हैं या फिर टाइट्रेटेड वाटर को यूज़ करते हैं। अगर आपने प्लाज्मा को मेजर करना हो जो कि आपका 1/4 आपका ECF होता है, इसके लिए हम रेडियो आयोडीनेटेड सोडियम एल्बुमिन, रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्बुमिन को यूज़ करते हैं। राइजा को यूज़ करते हैं आपके प्लाज्मा को मेजर करने के लिए, ठीक है। जो मार्कर हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा को मेजर करने के लिए वो इवेंस ब्लू होता है या फिर राइजा होता है। राइजा में क्या आता है आपका रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्बुमिन। उसके बाद आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो आपका 3/4% होता है आपका ECF, जैसे 11.5 लीटर्स होता है। इससे हम ECF में से जब हम माइनस कर देंगे प्लाज्मा के वॉल्यूम को तो हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेजर कर लेते हैं। ICF को मेजर करने के लिए हम टोटल बॉडी वाटर में से ECF को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ECF को हम सल्फेट से, इनोलिन से और मैनेटोल से मेजर कर रहे हैं और जो टोटल बॉडी वाटर है उसको हम पायरीन से, टाइट्रेटेड वाटर से और D2O से, हैवी वाटर से हम बेसिकली इसको मेजर करते हैं, मार्कर्स होते हैं उसके। अब एक पेशेंट आया है, उसको प्रेजेंट किया है सिवियर डायरिया के साथ। कौन सी इन्फ्यूजन हम उसको देंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाए और जिसकी वजह से प्लाज्मा की एक्सपेंशन होती है आफ्टर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। तो जगह 1 लीटर हम देते हैं 3% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 1 लीटर हम देंगे 3% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, एक आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं और एक आपके आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशंस हो गए। सबसे पहले आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें आपका क्या होता है 3% आपका सोडियम क्लोराइड होता है। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर 0.45% सोडियम क्लोराइड होता है। हाइपरटोनिक के अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो 3% होगी। हाइपोटोनिक के अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होगी, 0.45% होगी। और जो आइसोटोनिक होता है इसमें आपकी जो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है वो 0.9% होती है, ठीक है। इसमें आपका रिंगल लैक्टेट भी आता है, हार्टमैन सोल्यूशन भी आता है और आपका 5% डेक्सट्रोज वाटर भी आता है। ये तीनों आपके आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं जिसमें आपका नॉर्मल सलाइन आ जाएगा जो कि 0.9% नॉर्मल सलाइन होता है, रिंगल लैक्टेट आता है, हार्टमैन सोल्यूशन आता है और आपका 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन आता है। सबसे पहले आ जाएगा आपका हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक जिसमें आपको अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन हम क्यों देंगे ऐसे पेशेंट को जिसमें सीवियर डायरिया हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ाना हो, ठीक है, और इंटरसेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम करना हो तो फिर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं। अगर सेल्स के अंदर आपने फ्लूइड को कम करना हो और सेल्स के बाहर फ्लूइड को ज़्यादा करना हो तो फिर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। आपका सेल्स के बाहर जो है फ्लूइड ज़्यादा रहे, ये हम देते हैं एक्यूट सीवियर हाइपोनेट्रीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर। उसके बाद आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपका जो सोडियम क्लोराइड होता है 0.45% होता है, हम तब देते हैं जब आपने सेल के बाहर वॉल्यूम को कम करना हो और सेल्स में वॉल्यूम को ज़्यादा करना हो, ठीक है। इससे हम रिप्लेसिंग फ्री वाटर डेफिसिट, जब आपको फ्री वाटर का डेफिसिट होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम हाइपोटोनिक
जब आपके फ्री वाटर का डेफिसिट होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं। उसके बाद आता है आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर जो नॉर्मल सलाइन होता है 0.9% NaCl होता है। जब आपने ICF को तो सेल के अंदर के पानी को बिल्कुल चेंज नहीं करना होता, लेकिन सेल के बाहर जो आपका ECF है उसको आपने बढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ सेल के बाहर अगर पानी को बढ़ाना है, अगर आपने किसी से फ्लूइड रिससिटेशन करनी है या अगर आपके मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी देनी है तो फिर हम नॉर्मल सलाइन को यूज़ करते हैं, जो आपका 0.9% आपका नॉर्मल सलाइन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास रिंगर लैक्टेट या हार्टमैन सोल्यूशन। रिंगर लैक्टेट हार्टमैन सोल्यूशन जो होते हैं इसमें आप ECF को तो ये ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपका हल्का फुल्का आपके सेल्स के अंदर के वॉल्यूम को भी ज़्यादा कर देते हैं और इनका माइल्ड बफर एक्शन होता है जो कि काउंटर एक्ट करता है एसिडोसिस। अगर किसी पेशेंट को हल्की फुल्की एसिडोसिस हो रही हो और उसका आपने ECF का वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं है, लेकिन साथ ही उसके सेल्स के अंदर का भी हल्का फुल्का आपने पानी बढ़ाना हो तो फिर आप रिंगर लैक्टेट या फिर हार्टमैन सोल्यूशन देते हो, और ये भी फ्लूइड रिससिटेशन या फिर मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी के लिए हम देते हैं। उसके बाद आता है 5% डेक्सट्रोज वाटर। जो 5% डेक्सट्रोज वाटर होता है इसमें जो सोडियम फ्री वाटर होता है बिकम्स इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बोथ फ्लूइड्स कंपार्टमेंट्स। ठीक है, क्योंकि सोडियम फ्री वाटर है तो ये दोनों कंपार्टमेंट्स में इक्वली जाता है। आपके सेल्स के अंदर पानी को भी ज़्यादा करता है, सेल्स के बाहर पानी को भी ज़्यादा करता है। जब आपका फ्री वाटर का डेफिसिट होता है तो आप दे सकते हो 5% डेक्सट्रोज वाटर मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे दे सकते हो, या फिर जब जिन पेशेंट्स को आप टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ऑरली कुछ नहीं ले रहे होते हैं, पैरेंटली सारी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, तो उनके लिए हम 5% डेक्सट्रोज वाटर सोल्यूशन देते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आ गया था हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में आपकी 3 चीज़ें आ रही थी। एक नॉर्मल सलाइन होता है जो कि 0.9% नॉर्मल सलाइन होता है, जो आपके एक्सटर्नल फ्लूइड को तो ज़्यादा करता है लेकिन आपके सेल्स के अंदर के पानी को बिल्कुल नहीं छेड़ता। जब आपने मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी देनी होती है या फिर फ्लूइड रिससिटेशन करनी होती है तो फिर हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका रिंगर लैक्टेट आ रहा था या हार्टमैन सोल्यूशन आ रहा था, जो कि आपके ICF को भी थोड़ा सा ज़्यादा करता है और बाहर सेल के बाहर के पानी को तो ज़्यादा करता ही है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को थोड़ी सी बहुत एसिडोसिस हो रही है तो उसके अंदर हम रिंगर लैक्टेट या हार्टमैन सोल्यूशन देते हैं, फ्लूइड थेरेपी के तौर पर देते हैं, मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी भी देते हैं या फिर फ्लूइड रिससिटेशन के लिए देते हैं। उसके बाद जो 5% डेक्सट्रोज वाटर है, क्योंकि सोडियम जो है वो आपका फ्री वाटर, सोडियम फ्री वाटर जो होता है ना वो इवेंचुअली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर, सेल्स के अंदर भी जाता है, सेल्स के बाहर भी इक्वली जाता है, तो आपके सेल के अंदर के पानी को भी ज़्यादा करेगा, सेल के बाहर के पानी को भी ज़्यादा करेगा। तो जब किसी का फ्री वाटर डेफिसिट होता है तो आप डेक्सट्रोज वाटर दे सकते हो, या फिर जो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन ले रहे थे उनके अंदर दे सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी की भी दे सकते हैं। अब जो एक बात थी, अब जो हाइपोटोनिक था, हाइपोटोनिक हमने पढ़ा था कि 0.45% नॉर्मल सलाइन होता है, जैसे हाफ नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। इसमें आपके सेल के बाहर के पानी को कम करता है और सेल के अंदर के पानी को ज़्यादा करता है। तो जब आपका फ्री वाटर का डेफिसिट होता है और आपने सेल्स के अंदर पानी को बढ़ाना होता है तो फिर आप हाइपोटोनिक देते हो, और जब आपने सेल के बाहर पानी को बढ़ाना होता है तो फिर हम हाइपरटोनिक देते हैं, जिसमें आपका 3% नॉर्मल सलाइन होता है, आपके सेल के बाहर के पानी को बढ़ाता है और सेल के अंदर के पानी को कम करता है। और जब आपको एक्यूट जो है वो सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, जब आपका जो ब्लड के अंदर आपके सोडियम के लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो फिर हम जो हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं, ताकि आपका, क्योंकि सेल्स के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है, इंट्रासेलुलरली पोटाशियम ज़्यादा होता है। जब आपका ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाएगा, सेल्स के अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन दोगे ताकि सेल्स के अंदर से पोटाशियम बाहर निकल के आपके ब्लड के अंदर आपको हाइपोनेट्रीमिया ठीक हो जाए, तो फिर हम इसमें हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा फ्लूइड होता है जिसको हम देते हैं प्राइमरी डिहाइड्रेशन के अंदर, और जो आपके सेल के अंदर के पानी को तो कम करता है, सेल के बाहर के पानी को ज़्यादा करेगा और टोटल बॉडी वाटर को भी ज़्यादा करते हैं। तो 3% नॉर्मल सलाइन। प्राइमरी डिहाइड्रेशन के अंदर हम हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं, डिहाइड्रेशन में आप प्राइमरी डिहाइड्रेशन में हम 3% नॉर्मल सलाइन देते हैं। ठीक है, 3% नॉर्मल सलाइन या हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं प्राइमरी डिहाइड्रेशन में, जिसमें आपका अपने सेल के अंदर के पानी को तो कम करना होता है लेकिन सेल के बाहर के पानी को ज़्यादा करना है। ठीक है, अब कौन सा है जो इक्वल होता है प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी के? प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी के जो बिल्कुल ठीक इक्वल होता है, इसलिए हम उसे आइसोटोनिक कहते हैं। वो आपका 0.9% नॉर्मल सलाइन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी के बराबर होती है। उसके बाद आ जाएगा 50 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट था, इमरजेंसी के अंदर आया है, उसको डीके हो गया। ठीक है, डायबिटिक एसिडोसिस सिंस ही मिस्ड हिज इंसुलिन डोज। ठीक है, अब एक पेशेंट था इमरजेंसी के अंदर आया, डायबिटीज़ का था, 50 साल उसकी उम्र है, उसने इंसुलिन की डोज नहीं ली है जिस वजह से उसको डायबिटिक कीटोसिडोसिस डेवलप हो गई है। जब आपने लैब्स कराई तो उसका ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है ब्लड के अंदर, पोटाशियम भी ज़्यादा हुआ है, RFTs डिरेंज्ड हुए हैं। द लाइकली अप्रोच इन हिज मैनेजमेंट शुड बी इंसुलिन विद सलाइन। ठीक है, अब ऐसा पेशेंट जो डीके का पेशेंट हो और उसका अगर पोटाशियम के लेवल भी ज़्यादा हो रहे हो, आपको जो ग्लूकोज के लेवल भी ज़्यादा हो रहे हो और RFTs डिरेंज्ड, तो फिर इसका इंसुलिन और सलाइन के साथ मिला के देते हैं हम। ठीक है, इसे नॉर्मल सलाइन देंगे और साथ उसको इंसुलिन देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सलाइन और इंसुलिन देते हैं। उसके बाद आ जाएगा प्योर वाटर। जब आपकी प्योर वाटर की डिप्लीशन हो जाती है, जिसमें फ्लूइड को एडमिनिस्टर करते हैं इंटेवनसली, आपका 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। जब आपका प्योर वाटर की डिप्लीशन होती है तो हम 5% ग्लूकोज सोल्यूशन देते हैं।
IV, ठीक है। जब आपका प्योर वाटर की डिप्लीशन होती है तो फिर हम 5% ग्लूकोज 5% डेक्सट्रोज वाटर देते हैं जब आपकी प्योर वाटर की डिप्लीशन होती है। हाइपोवोलीमिया, अगर किस पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है ब्लड लॉस की वजह से, तो आपको जो फ्लूइड इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड को रिप्लेस करता है वो आपका आ जाएगा नॉर्मल सलाइन, ठीक है। इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए या जो उसमें हम नॉर्मल सलाइन देते हैं, ठीक है। हाइपोवोलीमिया या ब्लड लॉस वाले पेशेंट के अंदर ये फ्लूइड रिससिटेशन हम कर रहे हैं ना, फ्लूइड रिससिटेशन में हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। इनिशियल फ्लूइड जो हम देते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर नॉर्मल सलाइन होता है, ठीक है। फ्लूइड रिससिटेशन हाइपोवोलेमिक शॉक वाला पेशेंट है या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें आप जो इनिशियल फ्लूइड दोगे वो सबसे पहले आप नॉर्मल सलाइन दोगे। उसके बाद जो 15 to 20% अगर आपका ब्लड लॉस हो गया तो कौन सा फ्लूइड देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन में हम 5% एक्सट्रोज देते हैं और प्राइमरी डिहाइड्रेशन के अंदर फ्लूइड ऑफ चाय भी 5% एक्सट्रोज होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये था कि प्राइमरी डिहाइड्रेशन में अगर आपने ECF का अगर ये स्पेसिफाई किया हुआ हो ना कि आपने सेल के बाहर पानी को बढ़ाना है, सेल के अंदर पानी को कम करना है, तो फिर आप 3% नॉर्मल सलाइन दोगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिहाइड्रेशन है तो फिर फ्लूइड ऑफ चॉइस आपका 5% एक्सट्रोज होता है और सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर भी हम एक्सट्रोज देते हैं, 5% एक्सट्रोज देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ब्लड लॉस हो रहा है या उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है तो फिर इसके अंदर हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। और जो नॉर्मल सलाइन होता है ना उसकी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के इक्वल होती है, ठीक है। उसकी जो नॉर्मल सलाइन होता है वो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के इक्वल होता है, 0.9% नॉर्मल सलाइन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा होता है। अगर आपको पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया होगा तो डैरोज सॉल्यूशन हम देते हैं, डैरोज सॉल्यूशन हम देते हैं पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया के अंदर। जो थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस होता है उसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस जो होता है वो रिंगल लैक्टेट होता है। थर्ड स्पेस का अगर फ्लूइड लॉस होगा तो आपने रिंगल लैक्टेट देना है, और अगर आपको पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया आ रहा है तो फिर आप डैरोज सॉल्यूशन दोगे। डिहाइड्रेशन जो होती है ना, फ्री वाटर क्लियरेंस डिहाइड्रेशन जब होती है आपके फ्री वाटर क्लियरेंस के फ्लूइड आपने देना होता है 5% एक्सट्रोज, ठीक है। डिहाइड्रेशन के अंदर आपने 5% एक्सट्रोज देना होता है। हमने पढ़ा सीवियर डिहाइड्रेशन में 5% एक्सट्रोज देते हो, प्राइमरी डिहाइड्रेशन के अंदर आप 5% एक्सट्रोज देते हो। टोटल वाटर की जब आपकी डिप्लीशन होती है तो फिर हम हाइपोटोनिक देते हैं, ठीक है। टोटल वाटर डिप्लीशन को हमने पहले भी पढ़ा कि जब आपको फ्री वाटर डेफिसिट होता है तो फिर हम हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं। टोटल वाटर डिप्लीशन जब आपका टोटल वाटर कम हो जाता है तो फिर हम हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं। और सॉल्यूशन जो कि मैक्सिमली इंक्रीज़ करता है आपके ECF वॉल्यूम को, आपका हाइपरटोनिक सलाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपीटेड MCQ है कि एक पेशेंट है उसका 2 लीटर पानी स्वेट लॉस हुआ, ठीक है। अब उसने 2 लीटर पानी पी लिया, ठीक है। तो क्या चेंज होगा उसका, रिमेंबर सीक्वेंस, उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जो प्लाज्मा ICF की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी और उसके बाद ECF का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सबसे पहले क्या होता है, सेल्स के अंदर पानी ज़्यादा होगा जब एक बंदे का 2 लीटर पानी का लॉस हुआ और उसने 2 लीटर पानी पी लिया, ठीक है। 2 लीटर पानी का लॉस हो, उसने 2 लीटर पानी पी लिया तो उसका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। और फिर सेकंड पे आपने करना है कि उसके जो ICF की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर थर्ड पे आपने करना है कि उसका जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। RBC स्वेल कर जाते हैं जब उनको हम 250 मिलीमोल यूरिया के अंदर रखते हैं, ठीक है। 250 मिलीमोल यूरिया के अंदर जब हम रखते हैं तो आपके RBC स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम रखेंगे तो आपका RBC स्वेल कर जाएंगे, ठीक है। 250 मिलीमोल यूरिया के अंदर जब हम रखते हैं तो आपके RBC स्वेल कर जाते हैं। और जो RBCs होते हैं ना वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, टू विच यूरिया इज एडेड, ठीक है। RBC को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जिसमें आपने यूरिया को ऐड कर दिया, बट विल इफेक्ट, ठीक है। RBC स्वेल कर जाएंगे, स्वेल करेंगे, श्रिंक करेंगे, उसके बाद लाइज कर जाएंगे, ठीक है। पहले स्वेलिंग होगी, फिर उसके बाद श्रिंक करेंगे, उसके बाद वो टूट जाएंगे, ठीक है। जब आप RBCs को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हो जिसमें आपने यूरिया ऐड किया हुआ हो तो फिर पहले RBCs पहले फूलते हैं, फिर उसके बाद श्रिंक करते हैं और उसके बाद वो टूट जाते हैं, ठीक है। RBCs स्वेल करेंगे, ठीक है। स्वेल उसके बाद फिर बर्स्ट कर जाते हैं RBCs, ठीक है। जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आप इसे रखोगे, ठीक है। 250 मिलीमोल यूरिया के अंदर RBCs को रखते हैं तो वो स्वेल कर जाते हैं और स्वेल करेंगे, स्वेल करने के बाद क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, श्रिंक करने के बाद वो टूट जाएंगे। अब लिखा हुआ है कि मोर डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर क्या होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। इसको हम इस तरह से एग्जाम्पल कर सकते हैं कि जो ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ज़्यादा होते हैं और बाकी सब कम होता है डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। एक और सिनेरियो दिया हुआ था जिसमें ग्लूकोज का ऑप्शन मिसिंग था, तो इस तरह में आपने क्या करना है कि अगर एक पेशेंट आ रहा है जिसको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है और उसको हीमोडायलिसिस उसकी दिन में हफ्ते में 2 दफ़ा हो रही है, तो उसकी जो प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होगी, जो डायलाइजिंग फ्लूइड होगा जो हीमोडायलिसिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर बाइकार्बोनेट के लेवल ज़्यादा होंगे। तो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसके अंदर आपके बाइकार्बोनेट और ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होते हैं, बाकी सब कम होता है, ठीक है। अब जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसके अंदर आपका सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एसिडेट और बाइकार्बोनेट भी होते हैं। जो एसिडेट और बाइकार्बोनेट होते हैं वो बफर होते हैं और जो सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और साथ इसमें ग्लूकोज होता है, ठीक हो गया। तो ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट इसमें ज़्यादा होता है, बाकी सब कम होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा।